हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में आ चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सीएफएससी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो भी हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी सीएफएससी क्या होती है और इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी। सर इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग पढ़ी थी। भाई वहां पर स्प्लिटिंग क्या होती है, उनकी सीएफएससी क्या होती है, ये सब हमने वहां पर जान लिया था। और आपको पता है भाई इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उनकी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। मतलब इसकी सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमने लिगेंड्स, आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी, वर्नर्स थ्योरी ये सब कर लिया था। सेकंड यूनिट में हमने थ्योरीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। भाई थ्योरीज हमारी कौन कौन सी, भाई हमने इसमें पढ़ा भाई सबसे पहले वीबीटी को पढ़ा, वीबीटी की लिमिटेशंस को पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा, ज्योमेट्री को पढ़ा, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर को पढ़ा, सीएफटी को भी पढ़ लिया। सीएफटी की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमारी ऑक्टाहेड्रल में हो चुकी है, आज हम टेट्राहेड्रल में करने वाले हैं। सर साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल की सीएफएससी भी पढ़ ली, आज हम टेट्राहेड्रल की सीएफएससी को भी कवर कर लेंगे। चलिए फिर बाकी इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। फिलहाल आज का जो अपना काम है वो है सर क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। भाई सीएफटी का सीधा सीधा पोस्टुलेट हमारे पास ये था, कोई हमारे पास सेंटर मेटल एटम है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना है, लिगेंड उसके पास आएगा ही, जाहिर सी बात है सर आएगा ही आएगा। अब लिगेंड के पास में क्या होता है, देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन्स के पास में आते हैं तो इनमें रिपल्सन होता है और रिपल्सन होने की वजह से, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं भाई, एक तो बिटवीन द एक्सिस, एक हमारी अलोंग द एक्सिस, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने अपने अलग अलग एनर्जी लेवल्स में टूट जाता है। भाई हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, भाई हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास में कोई भी क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 5 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम थी वो हमारे 2 सेट में टूट गया था। एक हमारा T2G था और दूसरा हमारा EG था। T2G ट्रिपली डिजेनरेट जिसकी एनर्जी कम थी, EG डबली डिजेनरेट जिसकी एनर्जी ज्यादा थी। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में भाई हमने ये जाना था कि सर जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसमें सारे के सारे लिगेंड कहां पर होते हैं, भाई ये सारे के सारे लिगेंड एक्सिस पर होते हैं। और अगर एक्सिस पर है तो जो ऑर्बिटल या जो डी ऑर्बिटल एक्सिस पर होती हैं वहां पर आपका रिपल्सन ज्यादा होता है और ज्यादा होने की वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो भाई हमारे पास में जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये दोनों ऑर्बिटल हमारी कहां होती है, एक्सिस पर होती हैं, जिसकी वजह से सभी लिगेंड एक्सिस पर आएंगे तो इन ऑर्बिटल्स में ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से इनकी एनर्जी हो जाती है हाई और जिनकी जो एक्सिस पर नहीं थे उनकी एनर्जी हो गई थी कम। सर जिनकी ज्यादा थी उनको ईजी बोला था, जिनकी कम थी उनको T2G बोला। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिलहाल हमें ऑक्टाहेड्रल से मतलब नहीं है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल को हम कर चुके हैं कवर। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वैसे तो हम जान चुके हैं सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी ज्योमेट्री को बनाने की कोशिश करते हैं। भाई अगर मैं बात करूं मेरे पास में ये एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है सर, कितने लिगेंड लगे होंगे भाई इससे। सर अगर हम इसकी बात करें तो इससे तो 4 लिगेंड लगे होंगे। एक लिगेंड यहां पर लगा दिया, ठीक है, दूसरा लिगेंड इधर लगा दिया, ठीक है, तीसरा लिगेंड मैंने मान लीजिए इसमें आगे की साइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अबव द प्लेन लिगेंड है। मतलब ये जो प्लेन है अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों बॉन्ड अगर मेरे कहां पर है, बोर्ड पर है, तो ये बोर्ड पर ना होकर बोर्ड से बाहर की साइड है। सर बाहर में हवा में तो बना नहीं सकता ना, इसलिए मैंने उसको इस तरह से दिखाया है कि ये आपको जो सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है दैट इज मींस द लिगेंड अबव द प्लेन, प्लेन से कहां है, बाहर की तरफ है। और एक लिगेंड हमारा होगा जो प्लेन के कहां होगा, बिलो द प्लेन होगा, मतलब प्लेन से अंदर की साइड होगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आपको देखो इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। भाई इसको क्वेश्चन मेरे पास आता है, सर हम इसको क्यों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज को क्यों कहा जाता है। अगर आप देखो ना भाई ये वाला देखो पीछे वाला ना वो प्लेन से अंदर की साइड है ये वाला लिगेंड, और ये वाला जो लिगेंड है ये बाहर की साइड है। अगर मैं इन तीनों को आपस में मिला दूं तो ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सर क्या कहना चाह रहे हो, देखो एक
मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए सर, ये हमने एक ले लिया है सेंट्रल मेटल एटम लाइक दिस। ये मेरे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हमने एक सेंट्रल मेटल एटम ले रखा है, येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा, ऊपर आपको लिगाएंड दिखाई देगा ग्रीन कलर का, बिल्कुल मैंने एक लिगेंड लगा दिया यहां पर एक ग्रीन कलर का ऊपर की साइड। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक लिगेंड आपको दिख रहा होगा जो मेरी साइड लगा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा नीचे की साइड और अपनी साइड एक लिगेंड लगा लिया, ठीक है। अब इसमें से दो लिगेंड और हैं सर, जिनमें से एक हमारा अबव द प्लेन है, एक हमारा बिलो द प्लेन है, उनको भी करते हैं सर। एक मैंने लगाया आगे की साइड से लिगेंड, ठीक है, एक मैंने लगा दिया पीछे की साइड से लिगेंड, पीछे की साइड से लिगेंड लगा देते, लग गया सर। सर इस ज्योमेट्री को कहा जाता है, क्या कहेंगे इसको हम, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर ये हमारा मेटल और ये 4 लिगेंड लगे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सर क्यों कहा जाता है टेट्राहेड्रल, एक बार फिर से बात करें, बिल्कुल कर लीजिए सर। देखो अगर मैं इन तीनों डॉट को देखेंगे आप, 1 2 3 इनको मिलाऊंगा तो एक फेस बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल सर। पीछे की साइड से मिलाना है, 1 2 3 इनको मिलाऊंगा दूसरा फेस बन जाएगा, ठीक है सर। इस साइड से भी तो 1 2 3 इनको मिलाऊंगा तो तीसरा फेस बन जाएगा, ऑब्वियसली बन रहा है सर। अगर इनको मैं नीचे की साइड से नीचे वाले तीनों को मिलाऊंगा तो कितने फेस बन जाएंगे, 4। मतलब सर यहां पर 4 फेजेस बन रहे हैं। यहां पर कितने फेज बन रहे हैं भाई, 4 फेजेस बन रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे भाई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे भाई, इसको कह देंगे हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके ठीक मैं कहाँ गई स्टिक भाई, चलो कोई बात नहीं, रख दी थी। हाँ तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आई थिंक समझ में आ गई होगी। क्या होता है भाई, हमारे पास में ये इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, इसको इससे मिला दो, ठीक है, इसको आप इससे मिला दो, ठीक है, आप इसको इससे मिला दो, तो टोटल अगर आप फेस देखते हो इसके, तो इसके जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, 4। दैट्स वाई इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर जानने वाली एक चीज है भाई, जानने वाली क्या है, एक चीज है। अगर आप इसको भी इस तरह से भी देख सकते हो भाई, क्या देख सकते हो, इनमें 2 लिगेंड आगे की साइड है, ये 2 लिगेंड पीछे की साइड है, अगर ऐसे भी देखना चाहो। और तीसरी चीज, सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल होते हैं, सभी के सभी बॉन्ड एंगल आपके सेम होते हैं भाई। यहां पर आप बॉन्ड एंगल देखो 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें देखोगे तो भी उतना ही है, इसमें देखोगे तो भी उतना ही है। इनको किसी को भी ऊपर नीचे कहीं भी कर लो, इसमें सारे जो बॉन्ड एंगल्स हैं सबके सब क्या है, बिल्कुल सेम है, सबके सब बराबर है। तो यहां पर हम एक चीज लिख सकते हैं, ऑल बॉन्ड एंगल्स इन टेट्राहेड्रल इज 10, या फिर बोल सकते हो ऑल इन टेट्राहेड्रल आर 109 डिग्री 28 मिनट। सारे के सारे 109 डिग्री 28 मिनट के ही होते हैं सर। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हेल्पफुल होती है वो ये होती है कि ऑल लिगेंड्स आर बिटवीन द एक्सिस। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। कैसे बोल सकते हैं, अगर मैं यहां की बात करूं भाई, एक्सिस कौन कौन से होती है, 3 होती है, एक्स वाई जेड। अगर एक्स की बात करो कोई लिगेंड नहीं मिलेगा, वाई की बात करूं तो भी कोई लिगेंड नहीं मिलेगा, अगर मैं यहां से जेड की बात करूं तो भी कोई लिगेंड नहीं मिलेगा। सारे के सारे लिगेंड इसमें जो भी होते हैं वो सब के सब आपके क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, मतलब एक्सिस के बीच में होते हैं। सर यहां से एक पॉइंट तो नजर आ गया मेरे को, क्या सर, जो लिगेंड बिटवीन द एक्सिस हैं तो ऐसी ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस होती है उनमें रिपल्सन ज्यादा लगेगा, बिल्कुल सर। यहां पर हम क्या कहेंगे, इट मींस सर, यहां से हमें एक मतलब समझ में आ गया, इट मींस डी ऑर्बिटल्स which is between the axis, जो हमारे एक्सिस के बीच में होते हैं, feels more repulsion। सर उनमें रिपल्सन हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमको पता है भाई, जिसमें रिपल्सन ज्यादा है
सर उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अभी हम समझ लेते हैं पहले की तरह सर कहानी। हमने कहा था सर हमारे पास में ना डी ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। सर 5 डी ऑर्बिटल है, बिल्कुल है सर। ये पांचों डी ऑर्बिटल कौन कौन से होंगी? दिस इज 5 डी ऑर्बिटल्स या 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल। जब हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम फ्री है, मतलब अकेला है, उससे कोई भी लिगेंड नहीं जुड़ा है, उस वक्त सभी की सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी, इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। इसी तरह से व्हेन लिगेंड्स अप्रोच, लेकिन जब आपके लिगेंड आएंगे तब क्या होगा सर? जब लिगेंड आएंगे तो भाई लिगेंड के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। मेटल की डी ऑर्बिटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। और रिपल्सन होने की वजह से जो इनकी एनर्जी है वो उतनी ना रहकर, जितनी एनर्जी उतनी ना रहकर उससे थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे थोड़ी क्या हो जाएगी? ज्यादा बढ़ जाएगी। इट मीन्स सर उनकी जो एनर्जी थी वो उतनी ना रहकर क्या हो जाती है? उससे ज्यादा एक्चुअल में बढ़ जाती है, उससे ज्यादा एक्चुअल में बढ़ जाती है। बढ़ गई, कोई समस्या नहीं है। सर यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है उनके नाम लिख लें, बिल्कुल लिख लीजिए भाई। एक हमारे पास टी एक्स वाई होती है, डी वाई जेड होती है, डी एक्स जेड एक्स होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, और डी जेड स्क्वायर होती है। ये तो पता है ना अपन को, बिल्कुल पता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, जब CFT पढ़ा था वहां भी जाना था। डी ऑर्बिटल्स टोटल हमने जान लिया, उनकी शेप वगैरह जान ली, सब कुछ जान लिया है ना। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ी थी ऑक्टाहेड्रल में, वहां भी जान लिया था। तो ये हमारे 5 ऑर्बिटल है, अब तक तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। अब सर जब लिगेंड आकर बिल्कुल ऐड होने वाला, उस केस में क्या होगा? उस केस में बहुत ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से जो डी ऑर्बिटल 5 है जी अलग अलग 2 सेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, 2 अलग अलग सेट में टूट जाते हैं। सर उन 2 सेट को क्या कहेंगे? सर पहले हमारी 3 ऑर्बिटल अलग हो गई थी, 2 ऑर्बिटल अलग हो गई थी। यही तो हुआ था ऑक्टाहेड्रल में। और ऑक्टाहेड्रल में कहानी ये थी कि जो ऑर्बिटल हमारी एक्सिस पर थी उनमें रिपल्सन ज्यादा हो रहा था, तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो रही थी। लेकिन इस बार अगर हम देखें सभी लिगेंड्स कहां से आएंगे? क्या एक्सिस से होके आ रहे हैं? नहीं आ रहे सर, सभी लिगेंड हमारे बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। और बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं तो सर जो ऑर्बिटल हमारे बिटवीन द एक्सिस हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। सर बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से ऑर्बिटल थी जरा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। बिटवीन द एक्सिस तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल थी, बिटवीन द एक्सिस तो हमारे पास 3 ऑर्बिटल थी। सर कौन कौन सी थी? नाम बताना उनके। भाई उनका नाम ये है, एक तो डी एक्स वाई थी, बिल्कुल, डी वाई जेड थी, बिल्कुल, डी जेड एक्स थी। सही बात है सर। जो ऑर्बिटल हमारे बिटवीन द एक्सिस नहीं है, मतलब जो अलोंग द एक्सिस है, उन पे तो रिपल्सन कम लगेगा ना, बिल्कुल कम लगेगा तो सर उनकी एनर्जी हो जाएगी हमारी लो, उनकी एनर्जी हो जाएगी हमारे पास कम। और वो कितनी थी सर? वो हमारे पास 2 थी। नाम था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सर इनका नाम और बता दीजिए, किस सेट को क्या नाम बोलेंगे? वैसे हमने जब ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे तो जहां तीनों जो ऑर्बिटल थी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनको एक नाम दिया था T2G। लेकिन इस वक्त हम इसका नाम T2G नहीं देंगे, इसका नाम होगा केवल T2। इज्जत हटा दो, इज्जत केवल ऑक्टाहेड्रल में देनी है। जी जो वर्ड होता है ना, जी उनको दिया जाता है जो बड़े होते हैं। तो बड़ा हमारा ऑक्टाहेड्रल है तो उसको हम बोलेंगे T2G। ये टेट्राल है तो खाली T2 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर इसको क्या बोला था? वहां पर भाई EG बोला था, यहां पर केवल क्या करना है? जी बोलना है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर व्हाट इज दिस? ये क्या बना दिया आपने? भाई ये है हमारे पास बैरी सेंटर, ये है हमारे पास बैरी सेंटर। सर बैरी सेंटर क्या होता है? जितनी एनर्जी होनी चाहिए थी उतनी एनर्जी ये है, इससे कम भी हुई एनर्जी, इससे बढ़ी भी एनर्जी। सर कितनी बढ़ी है जरा ये बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे भाई। कितनी एनर्जी बढ़ी है? सर यहां से अगर मैं यहां तक की एनर्जी का डिफरेंस देखूंगा तो जैसे ऑक्टाहेड्रल था तो उसको हमने बोला था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी,
ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहां पर जो होगी वो होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल, जिसको हम डेल्टा टी से दिखाएंगे। ऑक्टाहेड्रल में हम किससे दिखा रहे थे? डेल्टा ओ से। यहां पर डेल्टा टी रहेगा। ठीक है सर, 1 डेल्टा टी हो गया सर। इसका मतलब यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस कितनी कम हुई कितनी बड़ी, ये तो बता सकते हो। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें जहां 3 ऑर्बिटल हैं T2 वाले में, वहां T2G में कितने का अंतर था? 0.4 का। यहां पर भी 0.4 डेल्टा टी का डिफरेंस है, यहां पर 0.6 डेल्टा टी का डिफरेंस है। जिधर हमारी ये अलोंग द एक्सिस आती हैं वहां 0.6 का डिफरेंस रहेगा, बिटवीन द एक्सिस वाले में 0.4 का डिफरेंस रहेगा। वहां उल्टा था तो नीचे 0.4 था, ऊपर 0.6 था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर अब अगला जो काम है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिसका नाम है CFSC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSC कैसे निकालेंगे भाई? CFSC अगर हमें निकालनी है, अगर हमको क्या निकालनी है भाई? CFSC निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर उसके लिए तो हमें फॉर्मूला जानना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, तो हम यहां लिखेंगे CFSC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है सर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बताइए CFSC क्या होगी? याद रखना, जो हमारे पास d ऑर्बिटल थी कितने सेट में टूटी है भैया? सर 2 सेट में टूटी है। नीचे हमारे पास 2 ऑर्बिटल आ रही है, ऊपर हमारे पास 3 ऑर्बिटल आ रही है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहां से बात करें, हमने ये अभी जाना है, नीचे वाले सेट को E कहेंगे, ऊपर वाले सेट को T2 कहेंगे। सर एनर्जी जो कम होती है वो होती है 0.6 डेल्टा टी की, और सर जो बढ़ती है उसको हम बोलते हैं 0.4 डेल्टा टी हमारा बढ़ गया है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी तो यहां से यहां तक का डिफरेंस हमारा डेल्टा टी रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अब इसी की हेल्प से हम निकालते भैया CFSC का फॉर्म। CFSE क्या किया था भाई? हमने कहा था सर, जब हम उसकी बात कर रहे थे, किसकी? ऑक्टाहेड्रल में बात कर रहे थे, तो हमने कहा था आपको भाई मल्टीप्लाई करना है 0.6 से। 0.6 नीचे घट कितना आ रहा है? 0.6 ना, घट रहा है तो इसलिए माइनस लगा दिया। इसका मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ E, भाई जो E में आने वाले इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही बात है सर। इसको ऐड कर देना, किस में? ये तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, किस में ऐड करना है? 0.4 इंटू 0.4 में मल्टीप्लाई करना, किसका? जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे T2 में है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ T2। डन। सॉरी, E में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको माइनस 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, T2 में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई किससे करना है? मैं डेल्टा टी से। सर ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, किस चीज का फॉर्मूला भी है? ये हमारा फॉर्मूला ऑफ CFSC इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आप कहेंगे सर कुछ छूट तो नहीं रहा? हम कहेंगे नहीं छूट रहा। कैसे पता भाई? जब हमने ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे तो वहां पर साथ में हमारा MP आ रहा था। क्या आ रहा था? प्लस MP, और M का मतलब था एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने एक्स्ट्रा पेयर बने? तो भाई यहां पर बता दूं तो यहां पर कभी भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं बन सकते, क्योंकि टेट्राहेड्रल ऑलवेज क्या होता है हमारा? हाई स्पिन होता है, ऑलवेज हाई स्पिन होता है। और हाई स्पिन है तो यहां पर ऑलवेज M की वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 0। मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां M की वैल्यू ऑलवेज 0 हो जाएगी। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल है उसी को हम क्या कहते हैं? CFSC कहते हैं। फिर भी आपको बता देते हैं भाई कौन कौन सी चीज यहां पर क्या है। CFSC का तो आपको पता ही है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहां पर एक टर्म हमारे पास ये है डेल्टा टी। पहले डेल्टा टी के बारे में बात करो भाई। व्हाट इज डेल्टा टी? सर डेल्टा टी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको हम बोलेंगे डेल्टा टी, और जो
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसको बोलेंगे CFSE, ठीक है ना। तो ये तो डेल्टा टी की बात होगी। अब हम बात करें भाई ई ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ई का मतलब क्या भाई, ई इलेक्ट्रॉन्स इन ई सेट, इलेक्ट्रॉन्स इन ई सेट, ई सेट में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको ई ऑफ ई से दिखाया है, और ई ऑफ T2 से जिसको दिखाया हमने ई ऑफ T2, इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन्स इन T2 सेट, इलेक्ट्रॉन्स इन T2 सेट। आई होप इतनी बात तो क्लियर होगी भाई, हमने लास्ट लेक्चर में भी जाना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा ऑक्टेडेल से बहुत आसान है। चलिए अब क्वेश्चन करने में स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास D1 है, सर एक चीज और जान लो, हाई स्पिन बताना, हाई स्पिन, हाई स्पिन का मतलब है जैसे पहला इलेक्ट्रॉन आया तो D1 किया, दूसरा है D2 किया, तीसरा करेंगे तो D3 यहां ना भरकर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऑलवेज ऊपर जाने के बाद ऊपर वाला एक एक भरने के बाद फिर से उसमें भरा जाएगा, यह हाई स्पिन है। लो स्पिन का मतलब पहले नीचे भर जाना, ये हम ऑक्टेडेल में बता चुके थे। तो यहाँ पर हमेशा हाई स्पिन बनना है या कोई भी लो स्पिन नहीं बनना। जैसे D1 है हमारा, तो D1 के केस में क्या हो जाएगा, 1 2 2 नीचे 3 ऊपर है सर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया। तो हमें अगर निकालना है CFSE, तो CFSE बराबर कितना हो जाएगा भाई, -0.6 से मल्टीप्लाई करना है कितने इलेक्ट्रॉन जो ई में आए और इधर T2 में। सर ई में कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक आया, प्लस 0.4 इंटू T2 में कितने इलेक्ट्रॉन आए, आए नहीं सर, 0 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से CFSE हमारा आ जाना है -0.6 डेल्टा टी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, टेबल को बना लेते हैं डायरेक्ट, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। यहाँ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। अगर किसी को भी ऑक्टेडेल का मैंने कुछ छोड़ दिया था, अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपको बता दूं, है ना। तो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो आप जस्ट पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर हम बात करें भाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे पास सर क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास में एक E और दूसरा क्या है T2, यही दो चीजें तो हैं, बिल्कुल सही बात है सर। हमारे पास दो चीजें हैं, एक E है, दूसरा अपने पास T2 है, इन्हीं में सब में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने। तो एक काम करता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ पहले से, ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को इजीली भर सकें और कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रॉन्स तो भी भर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें लो स्पिन का फंडा है नहीं, लो स्पिन का फंडा यहाँ पर नहीं है। लो स्पिन का फंडा नहीं है तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन्स भरे आने हैं। फिर चलिए सर कैसे भरेंगे बताना इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इलेक्ट्रॉन भरना काउंट करता है। देखो D1 है तो पहला इलेक्ट्रॉन ई में जाएगा, बिल्कुल सही बात। D2 है भाई, T2 में कितना हो जाएगा, फिर 0 बचा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। D2 है तो ई में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जरा देखो भाई ई में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अपने पास 2 ऑर्बिटल है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अपने पास 2 ऑर्बिटल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ई में जा सकते हैं। उसके बाद 2 के बाद में 3 4 5, फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट। तो मतलब इस तरह से भरा जाना है। तो हम यहाँ पर भरते हैं। चलिए भाई, पहले ई में कितने इलेक्ट्रॉन गए हमारे, पहले ए गया, इसमें 0 बचा, इसमें 2 है तो 2 चले गए, इसमें 0 बचा। 3 में से ई में तो 2 ही जा सकते हैं, 2 ऑर्बिटल है ना, तो 2 गए, फिर इधर पहुंच जाएगा 1, ठीक है। 4 वाले में 2 इधर 2 इधर, 5 वाले में 2 इधर 3 इधर, क्योंकि T2 में कितने जा सकते हैं, 3 ऑर्बिटल है उसके पास। अब सब में एक एक हो गया, तो अब यहां से वापस से भरना स्टार्ट हो जाएगा भाई। यहां पर अब इसके बाद में 5 पूरी हो गई ऑर्बिटल्स, मतलब कहने का ये है, अगर हमारे पास मान लीजिए D5 हो गया, अब D5 का 1 2 और ऊपर 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब 6 जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहां आएगा जब D6 की बात करेंगे। जो E सेट है ये हमारे पास T2 सेट है, तो 5वां 6वां इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तो E में कितने हो जाएंगे, 3, और T2 में हो जाएगा वो भी 3। तो यहां पर अगर हम बात करें तो E में भी 3 हो जाएंगे, T2 में 3 हो जाएंगे। D7 में यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे। D8 में यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे। D9 में यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे। D10 में यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 6 हो जाएंगे, यानी कि फुल हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम सीधा सीधा क्या करना है अपन को, हमको करना है CFSE कैलकुलेट करिए। फिर क्या दिक्कत है, -0.6 का मल्टीप्लाई करो, जो ई में आए कितने आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस 0.4 का मल्टीप्लाई करना है जो T2 में आए नहीं सर, 0 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, -0.6 डेल्टा टी है, इसका आंसर आ जाएगा। इसकी बात करें
सर -0.6 से मल्टीप्लाई करना है हमें, -0.6 से मल्टीप्लाई करना है। एक काम करें, इसका भी फॉर्मेट बना ही लेते हैं ताकि इजी हो जाए, जल्दी हो जाए, ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, है ना, ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए 1 मिनट। इस तरह 0.4 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, क्या बात है, टेक्नोलॉजी का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना, टेक्नोलॉजी का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें। और इसको करते हैं हम आगे, ठीक है ना, ओके। हाँ चले भाई, अब इसको करें हम आगे, ठीक है। करना क्या है भाई, वही करना, सेम मल्टीप्लिकेशन करना है। ई वाले में मल्टीप्लाई करना है 0.6 माइनस से, T2 वाले में मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। करिए भाई, ई में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, T2 में आ गया 0, क्या हो जाएगा भाई, -0.6 डेल्टा टी, ठीक है। ई में है 2, T2 में है 0, कितना आ जाएगा, -1.6, 6 2 12, बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर 2 आ जाएगा, T2 में इस बार 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 4 1 4, 12 में से 4 जाएगा, माइनस का 0.8 डेल्टा टी आ जाना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो T2 में कितने हैं सर, 2, ई में 2 है, T2 में भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, 4 2 8, माइनस का 0.4। यहां करेंगे, यहां पर कितना आ रहा है, 2, यहां आ रहा 3, 6 2 12, 4 3 12, मतलब 0 आ गया। यहां पर करेंगे, T2 में 3 आ रहा है और T2 में भी 3 आ रहा है, इन दोनों में करेंगे, 3 6 कितना, 18, -12, कितना बचेगा, 0.6 डेल्टा टी। इसका आ जाना यहां पर कितना, 4, यहां 3, तो यहां आ जाएगा -1.2, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, ये 4, यहां है 4, कितना आ जाएगा, माइनस का 0.8, और फिर करेंगे यहां पर 4, यहां पर 5, तो यहां हो जाएगा आपका ये -0.4, और यहां करेंगे आप कितना, 4, और यहां पर करेंगे आप 6, तो ये हो जाएगा फिर से 0। तो आप यहां से देख सकते हो भाई, यहां से आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहां से देख सकते हो 0.6 0.6, 1.2 1.2, 0.8 0.8, 0.4 0.4, 0 एंड 0। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारे पास टेट्राहेड्रल की कहानी। टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है ये जान लिया सर, टेट्राहेड्रल की CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी जान लिया सर। अब एक और चीज जान लो, चलो एक और चीज जान लीजिए, और वो क्या है सर, वो है हमारा रिलेशन बिटवीन CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। सर यहाँ पर पहले बात तो एक टाइप का क्वेश्चन आता है, सर हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, अगर हम CFSE की बात करें किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, हम कहेंगे सर ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है या CFSE भी ज्यादा होती है। इतनी बात सर, इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो रिलेशन क्या होगा, तो भाई डेल्टा O और डेल्टा टी, इन दोनों के बीच अगर रिलेशन की बात करें, ये ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है भाई, 9/4 टाइम्स ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी से। तो डेल्टा O इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, स्क्वायर प्लेनर में कैसे कैसे आपकी स्प्लिटिंग होती है उसके साथ। तब तक एंजॉय करिए लेक्चर्स को, बाकी शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।